नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इजराइल एक ऐसा देश जिसका नाम सुनते, पढ़ते या देखते ही हमारे जहन में मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया के बारे में बहुत कुछ जानने की बेताबी या उत्सुकता दिखाई देने लगती है। तो मिडिल ईस्ट को जानने के लिए हम एक शुरुआत करने जा रहे हैं और इस कड़ी में आज एक सबसे पहली क्लास के रूप में मैं उस घोषणा पत्र के बारे में आपसे जानकारी शेयर करना चाह रहा हूं जिस घोषणा पत्र ने इजराइल स्टेट की, इजराइल राज्य की नींव डाली। जैसा थंबनेल देख पा रहे होंगे, बाल्फोर घोषणा पत्र, इजराइल की नींव के 67 वर्ड्स। हम 5 से 7 मिनट में आज की क्लास कंप्लीट करेंगे। आग्रह है क्लास पूरी देखिएगा, आगामी एग्जामिनेशन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। साथ ही मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में जो कुछ भी चलता रहा है पिछले 50, 60, 70 वर्षों में, उनके बारे में हमें इस जानकारी को जब हम कंटिन्यू देखेंगे, कंटिन्यू सुनेंगे, तो बहुत कुछ हमें सहायता मिल पाएगी। हालांकि आज की जो जानकारी है लगभग 100 साल से अधिक समय से पहले की बात है। बाल्फोर घोषणा पत्र है, 2 नवंबर 1917 की ये तारीख है बाल्फोर घोषणा पत्र की, और ये एक इंग्लिश में लिखा गया लेटर है। इसकी क्या क्या मेन बातें थी मैंने आगे स्लाइड्स में लिखा है। तो ये तो सबसे पहले एक ऑथेंटिक दस्तावेज है, बीबीसी की वेबसाइट से हमने प्राप्त किया है। इसके जो साभार है वो हम बीबीसी लिख देते हैं यहाँ पर। और 2 नवंबर 1917 की तारीख थी। पहला विश्व युद्ध उस समय चल रहा था, 1914 से 1918 तक पहला विश्व युद्ध रहा है, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो मित्र राष्ट्रों के रूप में एक तरफ ताकतों के रूप में विद्यमान थे, वहीं दूसरी तरफ जर्मनी का जो साम्राज्य था, ऑटमन जो साम्राज्य था, ये युद्ध दूसरी साइड से लड़ रहे थे। तो ब्रिटेन ने पहली बार जो ज्यू लोग थे, यहूदी लोग, उनके लिए फिलिस्तीन में जो मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व या जिसे हम पश्चिम एशिया का नाम देते हैं, फिलिस्तीन में एक देश की स्थापना का समर्थन किया था। फिलिस्तीन के इस इलाके पर ब्रिटेन का नियंत्रण था। तत्कालीन ब्रिटेन के विदेश मंत्री आर्थर बाल्फोर ने एक लिफाफे में ये जो घोषणा पत्र है बैरन लियोनेल वॉल्टर रॉथस्चाइल्ड को भेजा, जो यहूदी नेता थे, ब्रिटेन में रहते थे, धनाढ्य व्यक्ति थे। बैरन लियोनेल उस दौर में ब्रिटेन में बसे हुए यहूदी समाज के बड़े नेता हुआ करते थे। घोषणा पत्र में लिखा था कि डियर लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड, ब्रिटेन के सम्राट की सरकार की तरफ से मुझे आपको ये बताने में अपार हर्ष हो रहा है कि यहूदी लोगों की आकांक्षाओं के समर्थन में ये बयान कैबिनेट के समक्ष पेश किया गया था और इसे मंजूरी मिल गई है। ब्रिटेन के सम्राट की सरकार यहूदी लोगों के लिए फिलिस्तीन में एक देश के गठन के पक्ष में है। देखिए क्या होता है कि महाशक्तियां विभिन्न प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, शक्ति संतुलन को और जो विश्व की जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं, महाशक्ति जिन्हें आकांक्षा, उनको प्रभावित करती हैं। और ब्रिटेन लंबे समय तक विश्व की महाशक्ति रहा, एक औपनिवेशिक ताकत रहा, साम्राज्यवादी ताकत रहा। और पहले विश्व युद्ध के दौरान उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार का ये जो एक प्लान था वो प्रस्तुत किया, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो किया जाएगा, ये ब्रिटेन ने घोषणा करी। अगर आप इस घोषणा पत्र की जानकारी जियोनिस्ट फेडरेशन तक, यानी यहूदी समुदाय तक पहुंचा देंगे, तो मैं इसके लिए आपका आभारी रहूंगा। ऑर्थर जेम्स बाल्फोर, ये लियोनेल वॉल्टर रोथस्चाइल्ड हैं, जो कि उस समय ब्रिटेन के एक ताकतवर बैंकिंग कारोबारी परिवार के प्रमुख थे। थंबनेल में जिनकी हमने फोटो देखी है वो बाल्फोर हैं, जो कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री थे उस समय। और ये जो हैं रॉथस्चाइल्ड, ये ब्रिटेन में रहने वाले यहूदी समुदाय के बड़े नेता थे। इसी परिवार के एक सदस्य एडमंड रोथस्चाइल्ड ने फिलिस्तीन में बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी थी और 19वीं सेंचुरी के आखिर में वहां यहूदी बस्तियों को बसाने के लिए बड़ी रकम का निवेश किया था। अब महत्वपूर्ण बात यह थी कि ब्रिटेन ने घोषणा इसलिए की थी कि उन्हें उम्मीद थी कि जो पहला विश्व युद्ध चल रहा था, उस पहले विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्रों की जो ताकतें थी, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस मुख्य रूप से शामिल थे, अमेरिका ने जरूर अपने हथियारों के माध्यम से वहां सहायता की थी, तो ब्रिटेन के द्वारा माना जा रहा था कि जो युद्ध हो रहा है उसमें जो यहूदी लोग जो बड़े पैमाने पर उस समय यूएसए में निवास कर रहे थे, उनकी आर्थिक शक्ति, उनकी सैन्य शक्ति, उनकी वैचारिक मानसिक शक्ति का जो गठजोड़ है, जो सहयोग है, वो ब्रिटेन को इस युद्ध में प्राप्त हो सकेगा। तो ब्रिटिश सरकार को उम्मीद थी कि ये घोषणा अमेरिका में रह रहे यहूदियों को वर्ल्ड वॉर के दौरान अलाइड ताकतों, मित्र राष्ट्रों के गठबंधन के पक्ष में कर सकती है। यहूदी समुदाय के पास इतनी इकोनॉमिक पावर थी कि वो पैसों की ताकत से युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस का साथ दे सकते थे। ब्रिटेन मिडिल ईस्ट में युद्ध के बाद भी अपने पैर को जमाए रखना चाहता था, क्योंकि मिडिल ईस्ट की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो कुछ इस प्रकार की ही है। हम आगामी दिनों में जब इन्हीं क्लासेस में हम कुछ सीरीज को कंटिन्यू करेंगे तो मिडिल ईस्ट की जो मैपिंग है वो मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में यहाँ बताऊंगा। बहुत अच्छे मैप है मेरे पास, उसके माध्यम से मिडिल ईस्ट की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको आप जान पाएंगे कि किस प्रकार से एशिया के लिए, यूरोप के लिए जो मिडिल ईस्ट है उसका अत्यधिक महत्व है। एशिया में जो पश्चिम वाला हिस्सा है वो उसके साथ, जिसको हम बोलते हैं मिडिल ईस्ट का जो संदर्भ है, या जो यूरोप में ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप के साथ उसका जो जुड़ाव दिखाई देता है, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण चीज़ें दिखाई देंगी। साथ ही उसकी जो जियो स्ट्रेटेजिकल चीज़ें हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिर इजरायलियों के लिए बाल्फोर घोषणा पत्र ने इजराइल की प्राचीन धरती पर एक राष्ट्र के सपने को पंख दे दिए थे। एक्चुअली ये जो एरिया है जहां आज मिडिल ईस्ट की बात होती है, इजराइल का, फिलिस्तीन का, अरब राष्ट्रों का, यहूदियों का जो संघर्ष दिखाई देता है,
या कई बार बहुत सारा सहयोग भी वहाँ दिखाई देता है। और लंबे समय से पिछले 70-75 वर्षों से ये क्षेत्र अत्यधिक चर्चित रहा है प्यारे विद्यार्थियों। तो इस क्षेत्र में इस्लामिक सभ्यता, क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई सभ्यता और जीव सभ्यता यानी कि जो यहूदी सभ्यता है, उन तीनों का ही यहाँ पर एक प्रभाव महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देता है और उसी प्रभाव की वजह से यहाँ पर विभिन्न प्रकार के संघर्ष भी दिखाई देते हैं। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य जो कि टर्की का साम्राज्य है, तो ऑटोमन साम्राज्य की जो हार के बाद बॉल्फोर घोषणा पत्र को एलाइड ताकतों का साथ मिला। इसे लीग ऑफ नेशन से ने भी अप्रूव किया। लीग ऑफ नेशन जो है वो संस्था थी जिसका गठन पहले विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व शांति सुरक्षा के लिए किया गया था, जिसे राष्ट्रसंघ कहा जाता है। हालांकि 20 वर्षों का इसका कार्यकाल रहा और राष्ट्रसंघ असफल रहा और दूसरा महायुद्ध शुरू हुआ। उसके बाद फिर राष्ट्रसंघ की असफलताओं से सबक लेते हुए संयुक्त राष्ट्र के रूप में एक तुलनात्मक रूप से अधिक मजबूत संस्था की स्थापना की गई। इसी अप्रूवल के जरिए ब्रिटेन को इस इलाके के प्रशासन का चार्ज मिला था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहूदी देश के गठन की मांग बढ़ने लगी। जर्मनी में हिटलर के राज में जो कुछ हुआ उसने इस मांग को और बल दिया। एक कभी आगामी समय में हम पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध पर महत्वपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि जर्मनी में जो नाजी ताकतें थी हिटलर के नेतृत्व में, उन्होंने यहूदी जो लोग थे उन पर बहुत सारे अत्याचार किए, जिसके फलस्वरूप यहूदी लोग जो हैं वो जर्मनी से निकले और वो जो मिडिल ईस्ट का क्षेत्र था जहां बाल्फोर घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया था, वहां भी वो लोग आकर बसे हैं। बहुत सारे जो यूज लोग हैं वो अमेरिका में जाकर बसे हैं। ठीक है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को सॉलिड बनाने में, उसको जो है संभालने में यहूदी लोगों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, योगदान रहा है उनका। 14 में 1948 की आधी रात को जब ब्रिटिश मैंडेट फॉर पैलेस्टीन समाप्त हो गया, मैंडेट एक व्यवस्था, अधिदेश की व्यवस्था जो पहले विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ के तत्वाधान में की गई थी, जिसका उद्देश्य था उन क्षेत्रों को ब्रिटेन और फ्रांस के स्वामित्व में सौंपना जो पहले विश्व युद्ध में जर्मनी और टर्की से छीने गए थे। जर्मनी टर्की हार गए थे, तो उनसे जो प्रदेश छीने गए थे उनका प्रशासन जो है संभालने का जिम्मा ब्रिटेन और फ्रांस के पास आया था। मूल रूप से वो मैंडेट व्यवस्था कहलाती थी, लेकिन यह व्यवस्था भी कुछ अर्थों में दोषपूर्ण थी। इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, तब हम देखते हैं कि मैंडेट के स्थान पर एक तुलनात्मक रूप से अधिक सुधरी हुई जो व्यवस्था थी, एक अत्यधिक महत्वपूर्ण जो व्यवस्था जिसमें सुधार था, उस व्यवस्था को स्थापित किया गया, जिसे ट्रस्टीशिप काउंसिल या न्यास परिषद का नाम दिया जाता है। तो ब्रिटेन ने औपचारिक रूप से क्षेत्र से वापसी कर ली। उस दिन इजराइल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ये उस समय का बॉल्फोर घोषणा पत्र की याद में जारी किया गया एक इजरायली पोस्ट कार्ड है। इन सभी जो आज की जो जानकारी है, आज की जो फोटोग्राफ्स हैं, इमेजेस हैं, उनके लिए बीबीसी की जो वेबसाइट है उसका मैं आभार व्यक्त करूंगा। तो ये एक उस समय की प्रारंभिक घोषणा पत्र था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मिडिल ईस्ट को लेकर भी एक जो नई सीरीज आज से मैं शुरू कर रहा हूं, पॉलिटी में हमने कुछ सीरीज शुरू कर रखी है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अब मैं सीरीज लेकर आ रहा हूं, अल्टरनेट डेज में या 2 दिन में, 3 दिन में, इस प्रकार से हम ये चीजें लेकर आएंगे जिससे आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जानकारी भी अच्छी रहे, पॉलिटी की जानकारी भी अच्छी रहे, साथ ही पॉलिटिकल साइंस के जो अन्य पार्ट हैं उनकी जानकारी भी आपकी मजबूत रहे। ठीक है, तो प्रयास मैं कर रहा हूं, लगातार प्रयास कर रहा हूं। आप सभी का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, काफ़ी आभार है आप लोगों का। एप्लीकेशन पे, कोर्सेज में भी आप लोग जुड़ रहे हैं, यूट्यूब में भी आप लोग जुड़ रहे हैं। इसी तरह साथ बनाए रखिएगा, खूब सारी पढ़ाई कीजिए, सकारात्मक बने रहिए, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। मिलता हूं कल नई क्लास, बिल्कुल एक नया टॉपिक, या तो पॉलिटी में किसी केसेस का संदर्भ या कुछ क्वेश्चन आंसर, या इंटरनेशनल रिलेशंस में एक नए टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये सारी चर्चाएं विशुद्ध रूप से एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में इनमें से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सामग्री आने का बिल्कुल और बिल्कुल संभावना बनी रहेगी। ठीक है, मिलता हूं आप सभी से। नमस्कार, धन्यवाद।